अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बूझो तो जीतो इस स्पेशल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट महानूर उमर। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से आप सबको ईद का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। व्यूअर्स, आपको बताया कि ये दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, बड़ी ईद हो या छोटी ईद हो, हमें बेसब्री से इंतज़ार होता है सारा साल इस दिन का कि कब हम अपनों में ईद मनाएंगे। छोटी ईद की तो खुशियाँ होती हैं, लेकिन बड़ी ईद की तो और भी ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि ख्वाबों की बात हो, लाहौरी इसमें पीछे नहीं रहते हैं, लाहौरी सबसे आगे आगे होते हैं। और बड़ी ईद पे आपको पता है कि गोश्त पे तमाम लोग हाथ साफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं, साथ साथ आपने ये भी करना है कि अपना ख्याल भी रखना है, और यकीनन आप रख रहे होंगे। तो चलिए व्यूअर्स, हम आएंगे अपने गेस्ट के जानिब, लेकिन उससे पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे निसा सुल्तान टर्किश रेस्टोरेंट का। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बड़े स्पेशल हैं, मौसीकी की दुनिया में उनका बड़ा नाम है। हमारे साथ जो आज सिंगर हैं, उनका गाना बहुत फेमस हुआ सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, बोल कुफारा। आप लोग सब जानते ही होंगे इस गाने को, लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पर रील्स भी बनाई, वीडियोस भी बनाई, अब तक बना रहे हैं, क्योंकि गाना ही बड़ा ज़बरदस्त है। सहर गुल आज हमारे साथ मौजूद हैं, और इनके साथ साथ जो हैं 20 ईयर से ज़्यादा उनको हो गए इस फील्ड में काम करते हुए। जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं बहुत स्पेशल हैं, कंपोज़र हैं, लिरिक्स लिखते हैं, उनका नाम है आसिम रज़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं? पेट फुल है हम। अच्छा, आप दोनों को ईद का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक आपको भी और सब देखने वालों को भी। चलिए मुझे बताएं कि वैसे शहर कैसा गुजरा है ईद का दिन? खाना वगैरह आपने खाया है, या फिर लड़कियां होती है ना, वो उनको मटन बीफ ज़्यादा पसंद नहीं होता अच्छा है, वो कौन सी लड़कियां होती हैं? आई एम ह्यूज फूडी पर्सन। अच्छा, बहुत फूडी हैं आप। हाँ, मेरी हेल्थ से लग नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है। ये मुझे वैसे आसिम बताएं, ये लड़कियां इतनी स्मार्ट कैसे होती हैं इतना खाना खाने के बावजूद? ये मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों बहुत साथ रहते हैं। नहीं, मुझे लगता है मेटाबॉलिज्म हर इंसान का अपना होता है। कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं लेकिन उसको बर्न कर लेते हैं, शायद इस वजह से भी। हाँ, और उनको नहीं लगता। नहीं, हमें तो पानी भी लग जाता है। अच्छा, हाँ। आप उनमें से हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी ना जीन्स में होता है कि आप इतने स्मार्ट होते हैं, आप जितना मर्जी खा लें, लेकिन आपको लगता अच्छा, मामा हेल्दी है मेरी, और कुछ सिस्टर्स भी उन पे गई हैं, पर मुझे लगता है मैं अभी फुपियों पे गई हूँ, फुपी साइड में गई हूँ। अच्छा, लेकिन ये इट्स ऑल अबाउट द मेटाबॉलिज्म। अगर एक दफ़ा वो एक्टिव हो जाए ना, फिर आपको हर चीज़ लगना शुरू हो जाती है। अच्छा, वैसे सहर ने फुपियों का जिक्र कर दिया है, इतना जिक्र बहुत है। मैंने कहा फुपियाँ ऐसे जब इवेंट्स आते हैं ना, ईद आ जाए, शादियाँ आ जाए, फुपियाँ कहती हैं कि सानू बुलाया नहीं तुसी। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी फुपी भी बहुत अच्छी हैं? यार, वो मुझे कह रही होती है कि आप नहीं आती हो। डेफिनेटली मैं जब से अपने प्रोफेशनल लाइफ में गई हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम का जो प्रेशर होता है, एंड मेरे लिए काम सबसे पहले है, और मेरे मामा पापा भी मुझे यही प्रायोरिटी देते हैं और यही सिखाते हैं, लाइक जो आपका काम है पहले आप उसको देखो। सो उनका हमेशा गिला रहता है कि आप बहुत सारी मेरी फेवरेट कजन्स की शादियाँ हुई हैं जो मैं स्पेंड नहीं कर सकी, तो क्यों नहीं जा सकी? काम का बर्डन, प्रेशर यार, बहुत था। कॉन्सर्ट्स थे, कभी मैं इंटरनेशनली टूर्स थे, उसमें तो डेफिनेटली कंट्री में थी ही नहीं, और काम का ही प्रेशर था उसकी वजह से। पाकिस्तान में असल में शादियों का सीज़न जो है ना, वो और म्यूजिक सीजन इकट्ठे आता है। एग्जैक्टली। तो अभी इन दिनों में आपको पता है शादियां बहुत ज़्यादा हो नहीं रही, उसी तरह से कॉन्सर्ट्स भी कम हो रहे होते हैं। लेकिन वैसे उनको सलाम है जो इन गर्मियों में भी शादियां करवा रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि खवातीन का जल्दी बहुत है। खवातीन का मेकअप सारा मेल्ट हो जाता है। मेरा तो यकीन माने, इस ईद पे इतने हैवी कपड़े पहनने का दिल भी नहीं था कि इतने हैवी कपड़े पहने जाएं, और गर्मी में एक तो काम भी करना होता है। सर, मुझे बताएं कि इस ईद पे काम करती हैं या नहीं करती? यार, मुझे ईद उल फित्र से ज़्यादा ईद उल अज़हा का मज़ा आता है, बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग्स होती हैं अल्लाह ताला की, आपने कुर्बानी करनी होती है, और कुर्बानी वाले डे तो स्पेशली अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स फील होती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो पापा के साथ मैं कुर्बानी में हाथ ये ऐसे बैठाती हूँ कि वो जो चेक्स में नेम्स लिखते हैं ना सबके, किन किन को देना है, तो वो मेरा काम होता है। वो आपका काम होता है। वैसे इतना बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा काम है, यकीन माने। जो बड़ी ईद पे वैसे ऐसा होता है कि मर्दों की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बकरा लेकर आना, फिर बकरे को ज़िबा करना, किसाई वाले मामलात, ये सारे बड़े हैंड हो जाते हैं मर्दों के साथ, और उन्हें उठना भी सुबह होता है। बाज़ मर्द तो मैंने देखा है कि वो सोते ही नहीं है सारी रात, कि बर्डन बड़ा अमूमन नहीं सो रहे होते। आपके साथ ऐसा होता है या आप स्टूडियो अच्छा, में ही मैं काफ़ी ज़्यादा जो ये मामला होते हैं ना, उनसे बचा हुआ। उसकी वजह ये है कि हमारा एक ट्रेडिशन है जो हमारे आबा अजदाद से चला आ रहा है कि हम खुद ही ज़िबा करते हैं,
खुद ही उसको खाल उतारने का प्रोसेस, उसको काटना, और फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि किचन विचन जो है वो तो औरतों के स्पर्द होता है, और फिर उसके बाद बांटने का एक अमल होता अच्छा, है। वो जो सुबह सुबह कलेजी खाने का मज़ा आता है, सहर आपने कहा है ना हाँ, कि सबसे आपको- पहले हाँ, कलेजी तो मेरी मोस्ट फेवरेट है और सबसे पहली डिश ही वो बनती है। आई थिंक सबके घर ये बनती सबके घर होगी। यही होता है, जी, सबके घर कलेजी तो स्पेशल सबसे पहले बनती हाँ। है, और ऐसी कलेजी बने कि जिससे मज़ा आ जाए मज़ा खा आ के, और जाए, पता हाँ। लगे कि ये बड़ी ईद का जो है ना वो हाँ। पहला दिन है, चाहे पहले दिन बना लें, दूसरे दिन बना आपके लें। घर ग्रेवी वाली बनती है, हमारे घर ग्रेवी वाली बनती है, तो थोड़ा मसाला होता है उसमें। हमारे घर ग्रेवी नहीं, ड्राई वाली ड्राई वाली ड्राई बनती वाली है। अच्छा। ड्राई वाली हम लोग तो चूँकि उस वक्त भी गोश्त बन रहा होता है ना, प्रोसेस होता है, कलेजी पहले निकाल के आप भिजवा देते हैं और वो ज़रा जल्दी बन भी जाती है, अदरवाइज़ आपको मीट के लिए थोड़ा टाइम जो है वो छोड़ना पड़ता है उसको। तो आज से मुझे बताएं कि किसी स्पेशल के घर कभी गोश्त देने गए हैं कि कहो अम्मी इनके घर तो मैं ही जाऊंगा गोश्त देने? गोश्त देने नहीं, दोस्तों की तरफ जाने का एक वो होता है, फैमिली में या जो आपके हमसाया में होते हैं वो सिर्फ जो है वो घर के बच्चे या घर की औरतों के ही स्पुर्द होता है, वही कर रहे होते हैं। अच्छा। तो दोस्तों में होता है। मेरा ये है कि मैं ईद जो है ना, एक वाहिद आपके पास 3 दिन ऑफिशियली 3 दिन होते हैं कि आप हर काम को कह सकते हैं कि यार मैं घर पे हूँ। तो सारा कज़न्स का और जो बचपन के दोस्त हैं वो भी आपको पता है मोर देन फैमिली होते हैं, तो उनके साथ गुजरता है, और ईद का बहुत इंतज़ार होता है सिर्फ इसलिए कि आपने उन्हीं लोगों के साथ गुजारना जिसके साथ आप दिल और रूह से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और ये दिन होता भी ऐसा है कि जिसमें आप ज़्यादा फैमिली को ही टाइम दें Exactly, और वो उन बनता सब भी के है गिले यार। दूर कर दें। जैसे आपने कहा कि आपकी फैमिली को बड़े गिले शिकवे हाँ। होते हैं, तो ये भी एक फ़ायदा होता है कि आप इस दिन में अपनी तमाम फैमिली वालों के गिले शिकवे दूर करते हैं। सर मुझे बताएं कि किसी के घर जाना अच्छा लगता है ईद वाले दिन, या कोई आपके घर आए वो ज़्यादा अच्छा? अच्छा, फैमिली में एक घर होता है ना जिसमें सब लोग जाते हैं, तो वो हमारा घर है। अब मेरी जो ग्रैंड वैसे सर को जाना अच्छा लगता है क्योंकि तैयार होकर जाना, काम कोई नहीं करना। अच्छा। कोई आएगा तो काम करना पड़ेगा ना। काम फिर भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सहर ने साफ बता दिया कि मैं कोई काम नहीं करती। यार अब तो ऑनेस्टली बताऊँ, मेरी मामा नहीं करने देती है। मैं तो जाती हूँ किचन पे, वो कहती है इतनी प्यारी लग रही है, स्वेटिंग हो जाएगी, चली जाओ। मेरी मामा मेरी बात सुनी, ये मेरी ही शायद अम्मी है जिन्होंने मार मार के हमें काम कराया, बेटा अच्छा। काम करो काम करो। ये नहीं, आपकी शहर अम्मी में भी बड़ी वैसे घर में चूंकि ये 4 बहनें माशाल्लाह से ना, तो इसका घर में शुरू से स्टेटस जो है ना, उन्होंने बड़ा प्रिंसेस की तरह इसको जो है वो प्रिंसेस रखा। ट्रीटमेंट मिले हैं हमेशा। Yeah. आप जो दोनों हम की लोग मुझे अब बड़ी स्टूडियो में अच्छी भुगत बॉन्डिंग रहे हैं। लग रही है। कितने अरसे से साथ काम कर रहे हैं? 6 इयर्स में भी 6 years 6 ईयर से। तो आप मुझे बताएं कि सहर बहुत सारी बातें हमने ईद के हवाले से, चूँकि ईद का दिन है तो वो तो बातें हमने कर ली हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि व्यूवर्स आप दोनों के बारे में भी जान सकें कि आप दोनों का बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से मेहनत की। आजकल आपको पता है फेमस होना यूँ चुटकियों का काम हो चुका है। आजकल तो वो भी लोग फेमस हो रहे हैं कि जिनको गाना भी नहीं सही से आता है। मुझे पता है आप किनकी बात कर रही हैं। नहीं, अच्छा मैं आई डोंट वांट टू ह्यूमिलेट एनीवन, बट मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग इतनी मेहनत करते हैं जी, जी। उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वो लोग जिन्होंने अब ये सेट कर लिया ना कि हम रातों रात वायरल हो जाएं, तो सही है उनको आपको थोड़ा सा गाइड करना है। सहर आपका डे 1 क्या था, क्या स्ट्रगल्स आपने देखी, क्या आपको फेस करना पड़ा? ज़ाहिर है तनकीद भी होती है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये कैसा गा रही हो, स्टोरी नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, हालांकि आपको लग रहा होता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक गा रही हूँ। ऐसा कुछ फेस किया आपने? थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। अच्छा, सबको लग रहा होता है कि मैं सही गा रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा होता है कि मुझे और इम्प्रूव करना है, क्योंकि जैसे जैसे मुझे बारीकियों का पता चला है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी ज़्यादा मिस्टेक्स नज़र आती हैं। ऑडियंस को नहीं लग रहा होता, डेफिनेटली उनका म्यूज़िक से कोई कंसर्न नहीं होता, जस्ट वो लिसनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सुन रहे होते हैं। जहाँ तक स्ट्रगलिंग की बात की जाए, मेरा स्कूल कॉलेज में मैं कंपटीशंस में हमेशा पार्ट लेती रही हूँ। अच्छा, और मैं हमेशा फर्स्ट भी आई हूँ, थर्ड पोजीशन भी नहीं आई हमेशा। हाँ, पढ़ाई में भी अच्छी थी, बट इतनी अच्छी नहीं थी कि पोजीशन हमारे आई। ना बड़ा टैग होता है, जो मीडिया के लोग होते हैं, सिंगर्स एक्टर्स, वो कहते हैं नहीं हम लोग तो इतना पढ़े ही नहीं है, तो और इतने अच्छे स्टूडेंट भी नहीं थे, हमारा ध्यान ही ज़रा एक्टिंग की तरफ था, मॉडलिंग की तरफ था या सिंगिंग की तरफ। मेरे पापा का था कि मुझे बैंकिंग की फील्ड में प्रॉपर एजुकेशन मैंने किया, BCom में ग्रेजुएशन की हुई है, एंड देन उसके बाद मैंने MBA करना था, बट मेरा जो अंदर जो मेरी सोल कनेक्टिविटी थी वो डेफिनेटली म्यूज़िक के साथ थी, और पापा को भी इस बात का पता था। और आई एम फ्रॉम पठान फैमिली, मुझे उस तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। पापा मेरे साथ डे 1 से साथ हैं। लेकिन पठान फैमिली में तो बहुत कम होता है कि सपोर्ट किया जाए। एग्जैक्टली बस बाबा का कैंसर हो गया था, एंड उस स्टेज तक पापा बहुत स्ट्रिक्ट रहे। एंड देन जब उस टाइम मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी,
लेकिन जब बाबा को डायग्नोज हुआ, वो उनका कीमोथेरेपी हो रही थी, तो पापा ने ये डिसीजन लिया कि जो मेरी 3 बेटियां रह गई हैं, अब वो जो चाहती हैं अब मैं उनके साथ खड़ा हूँ। कितने सिबलिंग्स हैं आप? हम 4 सिस्टर्स हैं। अच्छा, चारों बहनें हैं? हाँ, माशाल्लाह। मुझसे छोटी की भी शादी हुई है, मुझसे बड़ी की भी। आप रह गई हैं? अब मैं तो म्यूज़िक से शादी कर ली है। म्यूजिक से शादी कर लिया? अच्छा, ये सवाल अभी हम संभाल के रखेंगे, अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम आते हैं अभी हम आसिफ की ईद तरफ। काम नहीं करते। ओके। आसिफ, मुझे बताएं कि आप, क्योंकि जब आप एक साथ होते हैं तो आप बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, अच्छा गाइड कर सकते हैं। आप मुझे बताएं कि आपने सहर को कितना समझाया, कितना बचाया, कितना सपोर्ट किया और कितना सिखाया? अच्छा, मैं ना डायरेक्ट टीचिंग और डायरेक्ट जो इवन रिश्तों में भी जो है ना वो मैं इनडायरेक्टली जो है ना वो चीज़ों पे बिलीव करता हूँ कि लाइक जब आप काम का एक प्रोसेस कर रहे होते हैं ना, उस प्रोसेस के अंदर आपकी ऑटोमेटिकली जो है ना वो केमिस्ट्रीज भी डेवलप हो रही होती हैं, आपकी फ्रेंडशिप भी डेवलप हो रही होती है, आपका रिश्ता भी जो है वो भी उस नहज के मुताबिक चल रहा होता है, और आपकी लर्निंग प्रोसेस भी। जब हम क्योंकि मैंने देखा कि अगर हम जैसे हमारे एजुकेशनल सिस्टम भी जो हमारा एक टिपिकल एजुकेशनल सिस्टम है, आई डोंट इवन बिलीव इन इट। मैं था वैसे, मैं आई वाज द टॉपर, वैसे भी मेरी एजुकेशन जो है वो इंजीनियरिंग की है, लेकिन ये है कि मतलब हमारा अगर शुरू से ही टैलेंट जो है ना पता चल जाए कि बच्चे का रुझान किस तरफ है, तो उसको उस हिसाब से जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो उसकी लर्निंग प्रोसेस वो होनी चाहिए। आप देखते हैं कि एट दी एंड वही लोग जो है वो अपने करियर में कामयाब होते हैं कि जिन्होंने उस करियर के अंदर कुछ स्ट्रगल या उसके अंदर जो है वो कुछ हार्ड वर्क किया हुआ होता है, और रेदर देन दे आर वेरी मच लर्न अबाउट इट। लाइक आप सिंगिंग में भी देख लें, तो सिंगिंग में भी अगर आपके एक तरफ जो है वो बहुत ही कम लोग हैं जो लर्नड लेवल से निकल के आते हैं, जिन्होंने सीखा हुआ होता है, जबकि दूसरी तरफ एक पूरी लॉट है जो अनलर्नड लोग हैं, जो डिफरेंट तरह के जो है ना सोसाइटी से, डिफरेंट तरह के जो है ना बैकग्राउंड से निकल के आते हैं, जिनमें आप यू कैन नेम लाइक आतिफ असलम हैं, आरिफ लोहार हैं, अली अज़मत हैं, एवरी काइंड ऑफ जॉनर, दे ऑल आर नॉट लर्नड म्यूजिशियंस ना। तो उन्होंने जो है उनके अंदर एक जो है वो रुझान था, उनके अंदर एक टैलेंट था, उसको एक प्रॉपर जो है वो स्पेसिफिक सराउंडिंग मिली, तो वो आपके सामने आ गए। आपको क्या लगता है कि डे वन ही आप फेमस हो जाते हैं या मेहनत ज़रूरी है? अब देखें फ़िलहाल जो सोशल मीडिया का सब कुछ चल रहा है कि सोशल मीडिया पे एक दिन में ही आपको उठा के आसमान से लगा दिया जाता है कि आप तो, लेकिन अगर आप कुछ अजीब चीज़ करोगे तब नहीं, ज़रूरी नहीं है, अच्छा काम भी जो है वो एकदम सामने आ सकता है, नेक्स्ट लेवल हो जो। लेकिन मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट को अगर तो वो तैयार है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई जो है ना वो बॉलर जो है वो बॉल करने के लिए आया, उसने आते ही पहली 3 बॉल्स पे उसके आउट हो गए, तो ये वैसे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसने बहुत उसके ऊपर उसने स्टैट्स पे काम किया हुआ, उसके बाद उससे जो तवक्कुआत वाबस्ता हो जाती हैं फिर वो उसका कैरियर ख़राब कर देती हैं। सो आते ही जो आपका हिट होता है, अगर तो आप उसको स्टेबल करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, वो स्टेटस जो है मेंटेन करने के लिए अगर आप तैयार हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ फिर आप लेंथ से जो है ना वो लोग आपको पीछे, जैसे हमारे पास बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं जिनके एक गाने हिट हुए, आज वो कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करते, और ऐसे आर्टिस्ट भी हैं यानी मुसलसल इस पे आपको काम करना चाहिए, साथ इसके जुड़े रहें। तो आप मुझे बताएं कि आसम, आपने कहा कि इंजीनियरिंग आपने की, इंजीनियरिंग की या नहीं की? की। तो एक तरफ इंजीनियरिंग, दूसरी तरफ ये सब, तो फिर कैसे आपने मेरा किसने सपोर्ट किया? शौक था आपको? शौक तो बिल्कुल था, फिर एनवायरनमेंट भी मिला, और मतलब मैं आई वाज इन वेरी अर्ली टीन एज जब मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट किया था ये। इंस्पायर थे आप किसी से? इंस्पायरेशनल जो भी मोमेंट्स थे वो मुझे घर में इस तरह से मिल गए कि मेरे अंकल जो हैं, ही वाज द मैनेजर प्रमोटेड उस्ताद नुसरत अली खान, तो मेरे घर के अंदर ही उनका जो है वो मैनेजमेंट और उनकी प्रोडक्शन का एक वो सेटअप होता था, तो मैं अनकॉल्ड जो होता है ना वो असिस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो आई वाज वेरी मच इनटू लिटरेचर, पढ़ता था, थोड़ा लिखने का भी था फ्रॉम द 7th स्टैंडर्ड। ऑन कैम आने का आपको शौक नहीं हुआ? नहीं, नेवर एवर। क्यों? वाई? ऑन कैम तो लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है,
अब तो जैसे देखें कि हर कोई ना कोई ऑन कैम आ ही जाता है, कोई बैकग्राउंड पे कोई काम कर रहा हो, चाहे वो न्यूज़ फील्ड है या एक्टिंग है, मॉडलिंग है, सिंगिंग है, जो बैक पे होता है ना उसका दिल चाहता है कि वो ऑन कैम आए। और आपको इतना अरसा हो गया, आपको कभी ये ख्वाहिश नहीं पैदा हुई? सहर को देख के भी नहीं हुई? नहीं, मैं जब सहर परफॉर्म कर रही होती है, या वो आर्टिस्ट जिनके अंदर जो है वो मैंने काफ़ी जो है ना वो जिनके लिए स्ट्रगल किया है, या जिनके लिए जो है वो मैंने मेंटोर जिनको किया है, या वो लोग जिनका काम जो है वो मेरे काम से जुड़ा हुआ है, तो व्हेन दे आर परफॉर्मिंग, स्पेशली व्हेन दे आर सिंगिंग माय लिरिक्स, व्हेन दे आर सिंगिंग माय कॉम्पोजिशन, तो मुझे लगता है कि ये मैं ही गा रहा हूँ। जैसे राहत फ़तेह अली खान अगर वो गा रहे होते हैं तो लिटरली मुझे लगता है कि ये जो है ना वो मेरी अचीवमेंट है। जैसे सहर गा रही होती हैं, मुझे लगता है कि ये मेरी अचीवमेंट है। सारे अली बग्गा गा रहे होते हैं, मुझे लगता है कि मेरी अचीवमेंट है। सो मुझे लगता है कि हर इंसान इज़ नॉट मेड फॉर टू बी सिट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। अगर ऐसे ही होगा तो कैमरे के पीछे कौन खड़ा होगा फिर? आप स्टार मेकर हैं। अच्छा, कौन सा ऐसा सिंगर है जिस पे आपको लगता है कि ये मेरे लिरिक्स इन पे सूट करते हैं? अब सहर बैठी में ये नहीं कि आप सहर मुझे तो लिस्ट से निकाल दे, मैं तो वो ही नहीं आपको क्यों नहीं रखेंगे? आपके साथ इतने अरसे से कनेक्टेड है। ब्लेसफुली मुझे जो है ना वो ज़रा ये एक प्रोसेस हुआ कि जैसे मैंने 16 साल जो है वो कोक स्टूडियो किया फ्रॉम द सीज़न 1, तो आई गॉट द चांस कि मैं हर तरह के जो सिंगर्स हैं उनके साथ जो है वो मैंने काम किया। हर तरह के हमारे पाकिस्तान के जितने भी फेमस मेल एंड फीमेल सिंगर्स हैं, तो आई डिड वर्क विद देम। सो इसलिए मुझे स्पेसिफिकली मेरा कोई बहुत फेवरेट सिंगर नहीं है। वो मेरा फेवरेट बन जाता है जो पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन या लिरिक्स या उस स्टेट ऑफ म्यूज़िक को जो है ना मेरे साथ बैठ के तो ज़्यादा वक्त दे सके। और मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव करता हूँ। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि हम जैसे हमारी आजकल की OST की इंडस्ट्री है, तो हमें ओवरनाइट पूरा ड्रामा बन जाता है, तो वो हमें कहते हैं जी हमें एक इस तरह का जो है वो गाना लिख दें और कंपोज कर दें। तो एक हफ़्ते के अंदर आप जब गाना बना रहे होते हैं, 3 से 4 दिन आपको कंटेंट बनाने में लग जाते हैं, फिर आप उसकी प्रोडक्शन पे जाते हैं। यू जस्ट कॉल एनी सिंगर और वो आते हैं, वो मतलब 2-3 दफ़ा उन्होंने रिहर्स किया और उसके बाद वो माइक पे खड़े हैं। तो आई डोंट बिलीव इन दिस टाइप ऑफ म्यूज़िक मेकिंग। मुझे लगता है कि जब आप उसको बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं और रिहर्सेस करते हैं और फिर आपकी इनपुट आउटपुट्स जो है ना वो मैच हो रही होती हैं, कंपैटिबिलिटीज़ चैलेंज होती हैं आपकी, तो जब वो बनता है तो फिर आपका बोल कफ़ारा बन जाता है, फिर आपका बाजी बन जाता है, फिर आपका जिया धड़क धड़क बन जाता है। तो सहर की तरफ आते हैं। सहर, मुझे ये बताएं कि बोल कफ़ारा इतना हिट हुआ सॉन्ग, क्या फीलिंग्स थी आपको जब आपने देखा कि इंडिया में भी इतना ज़्यादा फेमस हुआ? इंडिया ने तो बल्कि थोड़ा सा कॉपी भी करने की कोशिश की, मतलब कर लिया ना। तो अच्छा, इसमें होता क्या है? ये लोग परमिशन लेते हैं? परमिशन का तो सीन आसिम से ज़्यादा बेटर बता सकते हैं, कॉपीराइट्स एंड ऑल, बट उनको क्रेडिट देना चाहिए था, ये मेरा गिला रहेगा क्योंकि मैंने एग्जैक्टली क्रेडिट नहीं दिया। आप सहर ऐसा लग रहा है कि आप बड़ी स्वीट सी, बड़ी इजी गोइंग सी लड़की लग रही हैं आप। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में आप गुस्सा नहीं करती होंगी, फंसती नहीं होंगी, ऐसा है? मैं बड़ी काम से, मतलब मुझे वो बहुत चीज़ें चाहिए अपने हिसाब से, प्रॉपर चाहिए। तो आपको अपना कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है, कौन सा फेवरेट लगता है? अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है, इट्स बीन 1 वीक और माशाल्लाह ट्रेंडिंग में भी चला गया है। यार तो यार होता है, तो थैंक्स टू ऑडियंस। अगर वो गाना आपसे हम ज़रूर सुनेंगे, लेकिन अगर बोल कफ़ारा की 2-3 लाइनें सुनते हुए, क्योंकि हमने ब्रेक पे जाना है, तो मैं चाह रही हूँ कि अगर वो 2-3 लाइनें सुनते हुए हम ब्रेक पे चले जाएँ और फिर आपके गाने से हम वापस आएंगे। डन, ठीक है, परफेक्ट। सो हियर वी गो, बोल कफ़ारा। तस्कीन दिल की खातिर तुम बिछड़ते वक्त मुस्कुराते रहो, ओ जाने वाले दूर जाते हुए, पलट के नजर मिलाते रहो। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है,
गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा क्या होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा है दिल, अब प्यार दोबारा ना होगा, तू बोल कफारा बोल कफारा बोलो यारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस बूझो तो जीतो इस स्पेशल में। और आज हमारी बड़ी स्पेशल गेस्ट हैं आसिम रज़ा और सहर गुल, जिनका गाना आपने सुना है बोल कफारा। हमारा प्लान तो ये था कि हम इनसे गाना सुनते हैं क्योंकि मुझे खुद भी गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो अब उनसे हम बात करते हैं। गाना तो आपने सुना दिया, मुझे ये बताएं कि सहर, पहले आप कॉम्पोजिशन देखती हैं या लिरिक्स देखती हैं? लिरिक्स। हाँ, क्योंकि लिरिक्स होंगी तो हम फील करके कैसे गाएंगे। सिंगर्स के लिए तो मैं कहती हूँ यार, जो कहता है ना कंपोजिशन म्यूज़िक होना चाहिए, तो ये सही बात नहीं है, लिरिक्स होने चाहिए। लिरिक्स तभी आप फील से गाओगे, गूज़बम्स आएंगे लोगों को, तो मज़ा आएगा यार। अच्छा सहर, मुझे बताएं, देखिए हमने तो ज़्यादातर ड्रामों में, फिल्मों में कुछ ऐसी स्टोरीज देखी हैं जो सिंगर होता है ना वो बड़ा टूटा हुआ होता है। अच्छा। जब उसको अगर उसकी मोहब्बत ना मिली हो या कुछ ऐसा सीन हो कि वो इतना टूटा हुआ है तो वो बड़े दिल से गाना गाता है। तो ये सिर्फ कहानी और फिल्मी बातें हैं या बाकी ऐसा सच है? 99.9% लोग टूटे होते हैं मुझे निकाल के। मैं बिल्कुल भी टूटी भी नहीं हूँ, बट जो फीलिंग्स हैं डेफिनेटली, आप लाजमी नहीं होता कि यार लड़का कोई आ जाए वो आपको धोखा दे दे या छोड़ दे तो आपका दिल टूट जाता है। और बहुत सारी लाइफ में चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि बाबा को कैंसर हो गया, और भी 2-3 चीज़ें थी। अब माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हैं। मैंने कहा बात ठीक है रही ना, तो मेरा मुझे हो रहा था हो गया था। अब माशाल्लाह ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बता रही थी एग्जैक्टली। तो बाबा की जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे सॉन्ग्स हैं ही मेरे। अच्छा। या तो ज़्यादा आपको दुखी गाने गाना पसंद है या आपको अच्छा लगता है यार? ये डिक्शन मैं गाती हूँ, कॉन्सर्ट्स पे गाती हूँ, लेकिन ये आप आसिम सर से पूछे, सारे सैड सॉन्ग्स मेरे से गवाते हैं। अच्छा, क्यों? आसिम मुझे बताएं कि आपका दिल टूटा हुआ है, कोई आशिकी 4, 5, 6 बनाने वाले हैं, क्या करना चाह रहे हैं आप, मुझे ये बताएं। मेरा दिल तो इंस्पायर है वहाँ से। मेरा दिल तो जगह जगह से टूटा हुआ है। इतनी पैबंदकारी है उसके अंदर कि ओरिजिनल पार्ट जो है ना वो ढूंढना मुश्किल है उसका। तो लेकिन देखें, हम जब कमर्शियल म्यूज़िक बना रहे होते हैं तो हार्डली हमारे पास कहीं चांस आता है कि जिसके अंदर हम अपना जो है ना वो अपनी मर्ज़ी का म्यूज़िक कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़े हमारे जो है ना वो लेजेंड हैं, मतलब प्रॉपर जो लेजेंड्स होते हैं। ही इज़ लाइक नाउ मोर लाइक अबाउट 70 years old, अलाइव है माशाल्लाह से। तो आई वॉज सिटिंग विद हिम, हम कोक स्टूडियो के लिए जो है ना वो उनसे वो कर रहे थे। तो उन्होंने एक बात कही, सारी रात जब हम बैठे रहे सेशन में तो वो मैडम नूर जहाँ के गाने गाते रहे। तो मैंने उन्हें कहा कि सर हम तो बात कर रहे थे कोक स्टूडियो के लिए कि आपकी कोई कॉम्पोजिशन सारी रात हम बैठेंगे सुनेंगे, कौन सी वाली करेंगे। तो उन्होंने कहा यार वो मज़ा इतना आ रहा है कि मैं वो जो म्यूज़िक मुझे पसंद है ना मैं वो गा रहा था। तो मैंने कहा आपको अपना कोई गाना पसंद नहीं? तो वो कहते मुझे अपना गाना इससे ज़्यादा पसंद नहीं जो मैडम नूर जहाँ के गाने। तो अब वो उनको पसंद वो वाला म्यूज़िक है जो कि फ़िल्म्स के अंदर बैकग्राउंड म्यूज़िक जो होता था, और वो आज भी जो गाने हैं हम सब लोग सुनते हैं। अच्छा, वो खुद मैडम नूर जहाँ से कम लेवल के पॉपुलर नहीं थे, बट अपना जो उनका गाना था, हालांकि वो उनके दिल से ही निकलता था तभी इतने बड़े लेजेंड बने, बट ही सेड कि मुझे ये गाने पसंद है। तो ज़रूरी नहीं होता कि जो म्यूज़िक आपको पसंद है आप वही करें, क्योंकि कमर्शियल डायरेक्शन जो है ना वो सम टाइम आपकी या ऑडियंस जो है वो आपके साथ वो जुड़ जाती है जो आपसे कुछ और डिमांड कर रही होती है। सहर के मामले में हमने जब बोल कफारा बनाया तो हमारी कुछ खुशकिस्मती थी या बदकिस्मती थी, व्हाटएवर, वो एक चैनल जो है वो उनको पसंद आ गया। उन्होंने कहा जी कि ये हमें, आप इसको इस तरह से लॉन्च ना करें, तो आप इसको एज एन OST लॉन्च करते हैं तो आपका आर्टिस्ट भी लॉन्च हो जाएगा प्रॉपर। मुझे जो है वो एक डील समझ में आ गई, मैंने कहा ठीक है। तो
अब सहर जो है उसका गाना इतना बड़ा हिट हो गया कि उसके बाद OSTs की ऑफर्स आना शुरू हो गई, तो आपके साथ एक ऑडियंस जुड़ गई जो कि OST लिसनिंग, OST काइंड ऑफ म्यूज़िक जो है, जो ड्रामा OSTs होते हैं। अच्छा, फिर काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के अंदर जो है, ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, हमारे पास जो है वो प्लेबैक सिंगर है ही नहीं। हमारे पास एक प्रॉपर प्लेबैक फिल्म या ड्रामा OSTs का सिंगर फीमेल में वो है ही नहीं, क्योंकि जो भी कोई आता है या तो उसको फेम की वो होती है, और जो जिस बंदे को भी फेम की और पैसों की दोनों की वो होगी, तो वो OSTs की तरफ नहीं आएगा, वो प्रॉपर सिंगिंग की तरफ नहीं आएगा। वो ट्राई करेगा कि वो कोई पैकेज बने, एंडोर्समेंट्स हों, वो जो है वो डिफरेंट तरह के कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर रहा हो, और यही इसी को वो अपनी सक्सेस समझता है। लेकिन एट द एंड होता क्या है कि उनके गाने चल रहे होते हैं और लोग जो है वो जब सुन रहे होते हैं उनको पता नहीं चलता ये कौन सिंगर है। जबकि आप जब ऑडियंस अर्न करते हो तो तब, जैसे बॉलीवुड से हमारे गाने जब आए, राहत फ़तेह अली ख़ान और आतिफ़ असलम, तो दे बिकम द ह्यूज पॉपुलैरिटी दे अर्न ना। उसकी वजह ये थी कि उनके टेक्सचर के साथ, उनके टोन के साथ जो है वो लोग जो है वो उन्होंने जीना शुरू कर दिया। उनको सुनते हैं, आरिफ लोहार हैं हमारे, अली अज़मत हैं, तो कहीं से भी, इवन अदीका कियानी है, तो कहीं से भी उनकी आवाज़ कानों में पड़ती है, आपको पता चल जाता है। जबकि आज के हमारे जो भी सिंगर हैं, सो कॉल्ड, जो अपने आप को फेमस समझते हैं या वो ये समझते हैं कि वो बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन उनकी आवाज़ से जो है वो कोई रिलेट नहीं कर पाता या उनकी अपनी शनाख्त नहीं बनती। तो सहर डिड दैट, शी डिडंट रन आफ्टर द वक्ती वाली जो सक्सेस होती है या वक्ती वाला फेम होता है, and she is very hard working doing this job since last 6 years। और इसके एक दफ़ा भी सम टाइम आता है कि आपको कि मैं भी जो है वो उस तरह की चीज़ें वो करूं, लेकिन आपका एक इमेज बिल्डअप होता है ना, इसकी ज़रा सी भी कोई हम इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में होते हैं तो बड़ा ध्यान से ड्रेसिंग और चीज़ें कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके साथ उस तरह के लोग जुड़ जाते हैं, उनकी आपके साथ तवक्कुआत वो वाली होती हैं कि वो आपको उस तरह के ड्रेस में भी नहीं देख पा रहे होते जिस तरह के आपके साथी दूसरी सिंगर्स जो है ना वो पहन रही होती हैं। तो ये एक मोहब्बत है, ये आपकी अपनी अर्निंग होती है, तो आप इसको वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम ये कहेंगे कि आप बेशक आप लोगों की प्रॉपर्टी नहीं होते हैं, लेकिन लोगों की आपके साथ बहुत ज़्यादा बिल्कुल आप प्रॉपर्टी होते हैं। मैं इस मामले में कनेक्टिविटी जो है ना वो बिल्कुल सख्ती के साथ इस चीज़ का कायल हूँ कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। अगर आप ये लोगों से तवक्को करते हैं कि आपके अच्छे काम को वो सारा आंखों पे बिठाएं, आप बाहर निकलें और वो आपको जो है वो एक VIP ट्रीटमेंट दें, तो व्हेन यू आर डूइंग रॉन्ग दे मस्ट हैव द राइट कि वो आपको पनिश करें। आपकी आवाज़ भूल जाएंगे, गाना भूल जाएंगे। एग्जैक्टली। तो आप इस चीज़ का सहर बहुत ख्याल रखते हैं? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं मतलब खुद भी लाइक जो बॉर्डर होता है उसको क्रॉस करने वाली लाइन ना ड्रेसिंग करती हूँ, ना ही कोई ऐसी बात करती हूँ। तो आई थिंक इसलिए सब लोग मेरे, आप कमेंट्स वगैरह में देखेंगे, मैं अपने सारे इनबॉक्स भी चेक कर रही होती हूँ, मुझे कोई बैड कमेंट नहीं आता, बैड कोई मुझे अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंट कर रही होती हैं कि आप एक पाकिस्तानी लड़की हैं और मुझे नेशनली तो अप्रिशिएट करते हैं, इंटरनेशनली बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लाइक यार पाकिस्तानी होना अपनी जगह पे ठीक है। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तरह की सोसाइटीज़ हैं, मतलब जो लिबरल लोग हैं या जो कंजर्वेटिव नहीं हैं, तो उनकी भी अपनी एक शनाख्त है, उनका अपना एक लिविंग स्टाइल है। लेकिन आपको जो है वो अपना जिस मिट्टी से आप जुड़े हुए हैं आपको उसका ख्याल रखना चाहिए, ताकि आपसे जुड़े हुए लोग जो हैं उनको कहीं पे जो है वो हजीमत ना उठानी पड़े। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो सहर मुझे बताएं कि कॉन्सर्ट्स करना पसंद है? कॉन्सर्ट्स करना, मैं तो कहती हूँ दिन में 10-10 कॉन्सर्ट्स होने चाहिए। अच्छा। क्योंकि लाइव आप ऑडियंस के साथ जो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और वो फरमाइश कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ हमने देखा ना कुछ सिंगर्स के साथ ऐसा हुआ कि लोगों ने थोड़ा सा मिसबिहेव किया, सिंगर्स के साथ कुछ हुआ था ऐसा। तो आपके साथ कभी ऐसे फेस करना पड़ा है आपको? कभी ऑडियंस में से, क्राउड में से कभी ऐसा कुछ हुआ, हूटिंग की हो जी? किसी ने? मैं तो ऑडियंस के बीच में घुस जाती हूँ, लाइक मैं तो इतनी अच्छा, आपके सवाल के अंदर मैं जो है ना वो अपना सवाल एक ऐड करूँगा कि आपने कभी सुना कि कभी जो है वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान परफॉर्म कर रहे हों या आबदा परवीन परफॉर्म कर रही हों, उनके साथ किसी ने स्टेज पे बदतमीज़ी की हो, कोई चीज़ थ्रो की हो? नहीं, कभी ऐसा हुआ तो अब हम अपने उस नहज पे ले आए हैं इस काम को कि व्हेन यू आर सिंगिंग अब्यूजिव कंटेंट, व्हेन यू आर सिंगिंग लाइक आप अपना कूल बनने के चक्कर में
आप उस स्टेज पे जाके उस तरह के इशारे करें, तो तब जाके जो मतलब जो लोग ये चीज़ें अफोर्ड नहीं करते उस तरह के सिंगर्स को भी ये चीज़ें देखनी पड़ रही हैं, क्योंकि आपने माहौल वो डेवलप कर दिया है कि अब जो नीचे स्टेज के नीचे खड़ा हुआ बंदा है वो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो आपको अपनी एंटरटेनमेंट समझ रहा है। जब वो आपको अपनी एंटरटेनमेंट समझ रहा है तो वो आपके जो आपकी स्किल है, आपका टैलेंट है, उसकी कोई इतनी इज्जत नहीं करेगा। यही वजह है कि अब आपके सामने वो लोग भी एंटरटेनमेंट में वो लोग भी इक्वली आके वो हो गए फेम। जैसे अभी हमारा एक इतना बड़ा प्रोग्राम है, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस उस पर जो है वो लग रहे हैं, और हर गाने के ऊपर जो है वो लाखों डॉलर की बूस्ट लगती हैं। वो उस तरह से पॉपुलैरिटी नहीं ले रहा, और एक चाँद फ़तेह अली खान जैसा एंटरटेनर सामने आ रहा है, और वो जो है वो 28 मिलियन जो है वो इसको आपको ऐसा लगता नहीं है कि अवाम को क्या होता जा रहा है? आपके लिए ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में नहीं आता कि अवाम को क्या हो रहा है? अवाम इज़ ऑलवेज राइट जहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है। देखिए, जब आप अपने काम को डिवैल्यू करेंगे तो फिर कोई और काम जो है वो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। अच्छा, मैंने उनके साथ, जैसे आप लोगों के साथ मैं गीत शो कर रही हूँ बड़ी, इस तरह हमने छोटी ईद पे मैंने उनके साथ एक शो किया था। बजाते वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपको ना कोई पंप करने वाला होता है, आपको कोई गाइड करने वाला होता है। जैसे आप सिंगिंग में आई तो आपको भी कोई पुश करने वाला होगा, कि मोटिवेट करने वाला। आपसे कुछ इस तरह की हरकतें करवाने के लिए भी ना कुछ लोग होते हैं आपके साथ। अच्छा, करो, देखना तुम्हें ये हो जाएगा या अब तुम्हें फेम मिल जाएगा। मुझे बजाते खुद वो कोई ऐसे इंसान नहीं लगे कि वो ऐसे हैं। हो सकता है ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। एक करैक्टर अडॉप्ट करके उसको लेके चलना, अडॉप्ट कर लिया हुआ है। हाँ, तो वो सही है। देखिए, पता भी चल गया। अब जाके जब वो लोगों से मिल रहा है बंदा, तो उसको एहसास हो रहा है कि मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं एक एंटरटेनर हूँ। एंटरटेनर जो है वो अब देखें ना, आपके शोज़ भरे पड़े हैं। आपके चैनल पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है ना वो कॉमिक शो होता है, उसके अंदर भी एंटरटेनर बैठे हुए हैं। वो कभी कोई मोची बन के आता है, कभी कुछ बन के आता है। बुला रहे हैं एज अ बुलाना चाहिए। देखिए, में बुला रहे हैं लोग, उनको पैसे दे रहे हैं उनको, तो दुख नहीं होता आपको? मेरे लिए पर्सनली मैं आपको बताऊं, मेरे लिए पर्सनली वो इतने हार्मफुल नहीं हैं। वो एक बंदा जो है वो, अब हम अक्सर देखते हैं ना कि करैक्टर, अभी हम पिछले दिनों एक चैनल पे बैठ के कर रहे थे, तो उसमें एक म्यूजिशियन का करैक्टर लेके एक बंदा आ गया फ़नी, और उसने आके सबको हंसाया। तो वो रियल लाइफ के अंदर एक वैसा करैक्टर है कि जिसने अपना, मतलब वो करैक्टर बन के भी आ सकता था कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट करैक्टर हूँ। अभी सुन रहा है कोई, शायद बन ना जाए और वो कह दे कि जी मैं सबसे बड़ा जो है ना वो हूँ, मेरे इतने रिकॉर्ड्स हैं, और वो किट पहन के फिर रहा हूँ। तो ये तो करैक्टर अडॉप्ट कर लिया, बट स्टिल वो कोई ऐसा अब्यूजिव या कुछ ऐसा सतह से गिरा हुआ काम नहीं कर रहा कि जिसको आप देख के फैमिली में बैठ के एंजॉय ना कर सकते हो। जबकि हमारे म्यूज़िक के नाम पे इस वक्त बहुत बड़े बड़े जो है ना वो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऐसे लोगों को अप्रिशिएट किया जा रहा है जो अब्यूजिव कंटेंट लेके आ रहे हैं। तो आपको, जब आप उनको इतना बड़ा इंडस्ट्री के अंदर, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के अंदर उस तरह से लेके आएंगे, तो मेरा ख्याल आपको पनिश करने के लिए देयर विल बी वन पर्सन, दैट्स इनफ। ऐसा ही है। सहर, मुझे बताएं कि सेंसिटिव कितने हैं आप? बहुत सेंसिटिव हूँ, मेरे तो आंसू यहाँ पे होते हैं, मुझे कोई कुछ कह दे। अच्छा, अगर कोई ऐसे लिरिक्स आ जाएं तो उसको देख के कभी ऐसा होता है, स्टोरी लाइन पता लग जाती है सारी? यार, जब वोकल जब मैं कर रही होती हूँ, उसकी बात कर रही है ना? हाँ जी। तब तो रोना इसलिए आ रहा होता है कि आसिफ सर के पीछे से डांट पड़ी होती है। अच्छा, जब आप लिरिक्स आप बना रहे होते हैं, जैसे आपने कहा कि आपको OST के लिए अगर कहा जाता है, तो प्रॉपर एक स्टोरी लाइन बताई जाती है या आप खुद से कर लेते हैं? पूरा आपको जो है वो पूरा ड्रामे की स्टोरी बताई जाती है? जी बिल्कुल, आपको स्क्रिप्ट पढ़ना पड़ता है सब्जेक्टिवली। मैं तो खैर उसका पूरा एक मैप क्रिएट करता हूँ। जो लोग मेरे साथ काम करते हैं दे नोस, तो मैं पूरी स्टोरी जो है इवन पढ़ने के बाद उनके हमारी जो होती है ना वो मतलब डायरेक्टर या राइटर के साथ जो है वो एक वर्बल भी जो है ना वो हम रिहर्स करते हैं उसको, और वो सारा। ठीक है, तो मैं ओवरऑल आप लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आते हैं अपने एक सेगमेंट की तरफ जिसमें हमने बहुत सारी बातें आपसे कर ली हैं। हमारी गेम्स होती हैं। ईद का सेगमेंट है, कुछ खाने पीने वाला सेगमेंट भी है या सिर्फ बातें करनी है? देखिए, यकीनन गोश्त खा के जो है ना वो पेट भरा होगा, और आपको पता है कि इस पे आपने व्यूअर्स जो है मुझे देख रहे हैं स्पेशली अपना ख्याल भी करें कि हॉस्पिटल भर जाते हैं। मैंने देखा लोग
लोग इतना खा लेते हैं, यूरिक एसिड हाई हो जाता है, हॉस्पिटल्स भी भर जाते हैं और फ्रिज भी भर जाते हैं। फ्रिज भी भर जाते हैं। कोशिश करेंगे गोश्त निकालें, गरीबों को बांटें, क्योंकि कहा जाता है ना कि गरीबों की ईद है, जिनको सारा साल गोश्त नसीब नहीं होता, इतनी महंगाई हो चुकी है तो उनको ये नसीब हो सके। अब तो खैर से हमारे जो मीडियोकर्स हैं वो भी उसी कैटेगरी में आ गए हैं, क्योंकि इस दौर में बकरा खरीदना जो है वो हाथी खरीदने के बराबर है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हमारा कुछ ये है कि जनरल नॉलेज हम देखेंगे कि आपकी कैसी है, दोनों की। सहर सारे पॉइंट आपकी तरफ कर देंगे। आसिम मुझे लगता है कि आपके ना आपसे बचती हैं ये बाकी सवालों के लिए, तो ये कहती हैं कि आपका सहारा ले लूँ मैं, है ना? सही पहुंची लग रहा है मुझे, लेकिन हम ट्राई कर लेते हैं। अगर आपको नहीं आया तो कुछ एक दे दें। ये इसमें आपका IQ लेवल भी टेस्ट होगा। हाँ, तभी मैंने उधर इशारा किया था। वो तो राइटर है ना, उनका तो यकीनन वो होगा। तो नेक्स्ट लेवल है। चले फिर आपसे ही पहला सवाल कर लेते हैं हम। आप इकट्ठा कर आप ऐसा करें, हाँ, इकट्ठे करने से जिसको भी आप एक ही टीम में ये समझे। इजी हो जाएगा। आप एक ही टीम है, ये एक अच्छी बात है। इसी तरह आप मजीद आगे बढ़ेंगे और कामयाबी से बढ़ेंगे। हमारा पहला सवाल है आप दोनों से कि 3 दोस्त आलू के दरख्त के नीचे बैठे थे, जिनमें से एक बहरा, आलू का दरख्त नहीं होता। सही जवाब दे दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया। आप क्या सोची थी सहर, ये बताएं। वो 3 दोस्तों के बारे में सोच रही थी कि तीसरा कौन है। मैं अभी समझने की कोशिश कर रही थी कि लाइक एंड पे जाके जरा सोचूंगी क्या होगा। हाँ, लेकिन उन्होंने मौका ही नहीं क्यों दिया। यार, फिर लिरिसिस्ट है ना। एग्जैक्टली। मुझे ये बताएं कि वो कौन सा फूल है जिसे हम खाते हैं? गोभी। आप थोड़ी देर चुप हो जाए। थोड़ी देर, हाँ, सोचने का मौका दे दे यार। अच्छा चलिए। 5000 के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर है? 5000 के पीछे? ये आप बताएं। 5000 आपका? मैंने 5000 कभी देखे ही नहीं है। देखे भी है तो मैंने हमेशा सीधे देखे। हाँ। मैंने हमेशा अपनी एप्लीकेशन में ही देखे हैं। अच्छा। बहुत कम कैश रखती हूँ। सहर, आप रखती हैं कैश अपने पास? रखती हूँ। लड़कियों के वैसे कम लगते हैं, उनको थोड़ा जोड़ने की सोच समझ के वो आदत होती है। करती हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि आप दोनों में से किसने अभी तक किसी सिंगर या एक्टर का नंबर ब्लॉक किया हुआ है? सहर, आप यकीनन किया होगा। बताएं। बड़ा नाम है। हाँ, बताएं। अच्छा, शराज उपल। आई अंडरस्टैंड। ओके। आपकी तरफ आएंगे। बंच ऑफ बहुत सारे फीमेल लोग बता हैं। दें। फीमेल भी मेल भी, मतलब मेरे लिए तो वो सिंगर्स की तरह ही है। मतलब वो मेल जेंडरलेसली जो है ना वो है कि। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बेसिकली वैसे ब्लॉकेज का कायल हूँ नहीं। हाँ, ये क्योंकि भाव नहीं अगर देते। हाँ, लेकिन अगर कुछ कॉल लोग होते हैं ना, वो बहुत इरिटेटिंग होते हैं। उनके मैसेज पे मैसेज मज़ा आता है, उनकी कॉल्स आ रही हैं अपना उठा रहे हैं। लेकिन वो बिला वजह आपके ऊपर बॉस बन रहे होते हैं, बिला वजह ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं। आपको भी कुछ ऐसी चीज़ों का सामना आपको हुआ पता है, मैं मीडिया के लोगों से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं हूँ। मुझे कोई ज़िंदगी में टेंशन काम नहीं से है। काम मेरा रखती सिर्फ एग्जैक्टली सारी चीज़ें आसिम सर देख रहे होते हैं हैंडल में, आराम से प्रिंसेस की तरह जा रही होती है एंड टाइम पे। मेरा तो किसी बहुत से अच्छा है। हाँ बॉन्ड भी नहीं है। इवन मैंने कोई फ्रेंडशिप भी नहीं की हुई। सारी स्कूल कॉलेज वाली चल रही है मेरी सारी दोस्त। अच्छा, मीडिया की कोई फ्रेंडशिप आप बिलीव नहीं करती? मीडिया नहीं, की बिलीव friendship? वाला सीन नहीं है शायद। लाइक नहीं, वो बॉन्ड बनता फ्रेंडशिप वाला मे बी हो सकता है इस वजह से। ठीक है। मुझे अगला सवाल हमारा लिखा हुआ है। आसिम, मुझे बताएं आपकी ऐसी कौन सी आदत है जो आप नहीं छोड़ सकते? जो मैं नहीं छोड़ सच सकता। बतानी है। गुस्सा करना। हाँ, गुस्सा करना नहीं मुझे छोड़ लगता है सकते। कि अगर मैं इस पे काबू, मेरे सम टाइम अफसोस भी होता है, क्योंकि मैं जो लोग मेरे बहुत करीब है ना, जो मेरे फैमिली, मेरे दोस्त, उनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके साथ मेरा झगड़ा ना हुआ। उनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं है जिस पे मैंने शाउट ना किया। शायद मैं समझता हूँ कि रिश्ते जिनको आप दे रहे होते हैं और जिनसे आप ले रहे होते हैं ना, उनके ऊपर आपका हक होता है। तो जिन लोगों से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप के काम के अंदर वो लोग हैं, उनके साथ मेरा कोई गुस्से वाला वो सीन नहीं होता। मेरा सिर्फ ये होता है कि अगर मुझे कोई पसंद नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये मेरे काम के लिए या मेरी सेहत के लिए जो है वो ये अच्छा नहीं है, तो मैं उससे जो है ना वो दूरी इख्तियार कर लेता हूँ। दैट्स इट। लास्ट क्वेश्चन हमारा कि आपने लास्ट टाइम किसको स्टॉक किया? इसका क्या था, इनसे पूछ ले। आप बता दें। स्टॉक मतलब स्टॉक में जब अगर सोशल वैसे तो मीडिया मैं तो अभी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को स्टॉक करके आ रहा हूँ। सोशल मीडिया हाँ, पे ना? सोशल हाँ, मीडिया सोशल पे। मीडिया पे। हाँ वही इसकी सोशल पे ही। प्रोफाइल। अच्छा, उनको तो स्टॉक मतलब स्टॉक से क्या मुराद है? स्टॉक से मुराद है कि आपने अपोजिट जेंडर की बात कर रही हैं आप स्पेसिफिकली, या स्पेसिफिकली आपने लास्ट होता है ना कि आपको आपको फॉलो नहीं किया पर आपने उनकी आईडी जाके देखी है। हाँ।
कि मैं देखूं तो सही ये है कौन? अच्छा, मुझे जब किसी से ऐसे ये लड़के नहीं करते, सही लड़कियां नहीं करती। नहीं, लड़के बहुत करते हैं, ऐसी भी कोई बात लड़के करते नहीं हैं है। शौक? हाँ, लड़कियों को ही करते होंगे। अच्छा चलिए, अब हम आते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो अब हम नहीं चाहते कि हम अपनी बातों में ज़ाया कर दें। ईद का दिन है, तो ईद के दिन पे हम सहर से एक और गाना सुनेंगे। सहर सुनाएंगी हमें? हाँ, तुझसे मोहब्बत करने को ये उम्र बचा के रखी थी, मेरे यार तुझी पे मरने को ये उम्र बचा के रखी थी। चाहे बरसों तलक वो आके ना मिले, लेकिन हमको लाखों हजारों से हो गिले, लेकिन हमको लाखों हजारों से हो गिले, लेकिन बेवफाओं से भी, बेवफाओं से भी, बेवफाओं से भी तो प्यार ही होता है। यार ऐसा भी हो, यार वैसा भी हो, यार जैसा भी हो वो यार ही होता है। मुझे बताएं, छोटी सी आप हैं, क्यूट सी, Yeah. इतनी बड़ी आवाज़ कैसे निकाल मुझे लेती ये हैं आप? कॉम्प्लीमेंट मिलता है हर जगह से। आई थिंक सारी ब्लेसिंग्स की गेम है, और मैं मतलब जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँ वो कम है। आई लव माई वॉइस, मुझे खुद गूज बम्स आते हैं, तो आई थिंक आपको अपने आप से प्यार होना चाहिए, और गॉड गिफ्टेड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे मैं ये जानना चाहती हूँ सहर, एक वक्त आता है कि जब आपको फेम मिल जाता है, लोग आपको जानने लग जाते हैं, और फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी बहुत अच्छा हो जाता है। हर चीज़ आप ज़ाहिर है पैसों के बगैर तो नहीं करते हैं, लेकिन मुझे बताएं कि जब फैमिली में कोई कह दे, कोई ऐसा छोटा मोटा इवेंट और कह दे कि गा दो, किसी की शादी है, कुछ है, तो थोड़ा सा गुनगुना दें, तो वहाँ पे तो नहीं आप कहती हैं कि नहीं मेरे मैनेजर से बात करें? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ, बल्कि मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि मेरे कॉन्सर्ट पे आना। अच्छा, चलिए ये अच्छी बात है, क्योंकि वो पता है क्या करते हैं, एक ख़त्म हुआ दूसरा ख़त्म हुआ, अब तीसरा, अब वो वाला, तो मैं कहती हूँ यार चलो एक दो हो जाते हैं। हाँ। क्योंकि डेफिनेटली कजन्स बैठे हैं तो हल्ले गुल्ले में मज़ा आता है, सब साथ गा भी होते हैं, लेकिन जब तीसरे पे आते हैं ना तो कहती है यार अब कॉन्सर्ट पे आना मेरे। यानी कि आपकी लिमिट है कि आप 2 से ज़्यादा गाने नहीं सुना सकते? नहीं। या आपने लिमिट दी हुई है? नहीं, लिमिट नहीं है, गा लेती हूँ, थोड़ी ज़्यादा कहो तो गा अच्छा, लेती मुझे हूँ। बताएं कि आसिम, आप मुझे लगता है इस मामले में बड़े स्ट्रिक्ट होंगे। आप कहते होंगे कि नहीं, अब एक गाना भी गाना है ना तो उसके भी पैसे ले रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, ये तो ऐसे नहीं है? मैं ठीक है, आपकी जब आप कोई कमर्शियल काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी एक प्राइस होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं, क्योंकि बेसिकली आर्ट कोई भी है ना, वो बिज़नेस बाद में बना है, उससे पहले ये आपके अंदर की एक तकवीयत होती है, आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन होती है कि आप देखते हैं कि अच्छे खासे, आपने देखे होंगे बहुत सारे अमीर लोग जो हैं उनको शौक़ होता है कि वो अच्छे पेंटर बन जाएं या वो अच्छे सिंगर बन जाएं, और उसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होते हैं। अच्छा, उनका दिल कर रहा होता है कि वो स्टेज ड्रामे में आके एक्ट कर दें, तो वो एक जो अंदर की रूह की तस्कीन है ना, वो आर्टिस्ट की बड़ी ज़रूरी है। और वो हमेशा, अब कई महफिल में आप देखते होंगे ना कि जैसे अब क्लोज़ गैदरिंग महफिल में आपने अक्सर देखा होगा कि एक आर्टिस्ट जो है वो हारमोनियम पे परफॉर्म कर रहा है, उसको सब लोग पैसे दे रहे हैं, वो मज़े में कर रहा है, और कहीं किसी कोने से या कहीं एक या दो लोग जो है ना वो उसको एग्जैक्ट जगहों पे उसको दाद देना शुरू कर देते हैं। उसको लगता है यार ये समझने वाले हैं, तो उसका पूरा रुख जो है ना वो पैसों वालों की तरफ नहीं, उन लोगों की तरफ हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सहर, मुझे बताएं कि हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है,
जाहिर है सिंगिंग है, मॉडलिंग है, एक्टिंग है, न्यूज़ है। अच्छा होता ये है कि इस तमाम चीज़ें ना लोग कनेक्ट कर देते हैं। मॉडल हो तो उसको एक्टर बना देते हैं, सिंगर हो तो उसको भी एक्टर बना देते हैं। जैसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जो एज एन एक्टर अच्छा, काम उनको कर रहे बनाते हैं। नहीं है, वो खुद बनना चाह रहे वो होते बनना हैं। चाहते हैं। Exactly. नहीं, लेकिन बनाते offer तो आती बनाते है भी ना, हैं offer तो डेफिनेटली कि आती आप सिंगर हैं और आपके अंदर वो टैलेंट देखते हैं तो वो आपको एक्टिंग की ऑफ़र करते हैं। आप एक्टर हैं और आप सेट पे कुछ गा रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि यार आप इतना अच्छा गाते हो, चलो इस ड्रामे का वेस्टीज जो है ना हम आपसे कर लेते हैं। तो ये डेफिनेटली ये लाज़िम ऑफर आती मंजूम है। है। सहर आपको ऑफर आई या मुझे एक्टिंग की आई है, सो आई एम तो थिंकिंग क्या अबाउट इट। क्या प्लान्स हैं? एक्टिंग करना चाहती हैं आप? करूँगी बट बहुत मतलब अभी फ़ौरन नहीं करूँगी, थोड़ा सा मज़े का और भी नेम बना लूँ। अच्छा, तो और साथ इससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी मेरी सिंगिंग ही रहेगी हमेशा। Priority या, है। क्योंकि ये soul अभी connectivity है। इसमें थोड़ा सा इस चीज़ को लेके चेंज आया अब मैं change आया है। इसको बिल्कुल स्टार्ट में मैंने कहा नहीं, मैंने जब नहीं। स्टार्ट किया था तो चैनल से जो है ना इवन के इसको प्रॉपर सिंगिंग कोई ओरिएंटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं ना उन्हें बैठने के लिए भी इसको बोला था। मैंने इंसिस्ट भी किया बट शी वाज नॉट इनटू दैट। इसने कहा नहीं, मैं अभी जो मेरी ठीक है, ये एक प्रोफेशनल अच्छी बात सिंगिंग है कि है ये स्लोली चलना चाह रही है, एकदम से सारी चीज़ों को ग्रैब नहीं करना चाह रही। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप दोनों से बात करने का बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन Same टाइम here. हमारे पास शॉर्ट है। आप दोनों को ईद का दिन बहुत मुबारक हो हमारी खैर टीम की तरफ से, खैर व्यूअर्स को जो है वो मुबारक, ईद का thank दिन you, बहुत thank मुबारक हो। आप दोनों से लास्ट में एक मैसेज लेंगे और फिर Yeah. सहर आप लास्ट में एक सॉन्ग सुना दीजिएगा ताकि हमारी ईद गया। की खुशियाँ और दोबारा हो हो जाए। क्या कहेंगे? यार मैसेज ये होगा जो आपने बोला था कि गोश्त कम खाना है, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा भी यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा वाला इंक्रीज़ हो गया था। मामा ने इतनी देख लें। मज़े की डिशेस बनाई थी तो रहा नहीं गया मुझसे, सब खा रहे थे, मैंने कहा मैंने भी खाना है। नहीं, बस ऐसे खाएं कि एहतियात से, एहतियात एग्जैक्टली से और खाएं। मज़ा इंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि यार सभी बिजी होते हैं अपने काम को लेकर रेगुलर डेज में। तो स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड लव यू ऑल। मेरा इस ईद पे जो है वो ये मैसेज है कि अभी रिसेंटली हमारा गाना जो है वो रिलीज़ हुआ है, तो इस ईद पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा सुने आप। यार तो यार होता है और इंशाल्लाह वो आपको बहुत ज़्यादा महसूस होंगे आप सुन के। थैंक यू वेरी मच। सॉन्ग मैं गाऊंगी, अपना ही गाऊंगी। उस्ताद राहत फ़तेह अली खान के साथ मेरा डुएट सॉन्ग था, आसिम सर की प्रोडक्शन, लिरिक्स, कंपोजिशन एंड कैसी तेरी खुदगर्जी। सो हियर वी गो। मोहब्बत को भरे बाजार में रुसवा किया तूने, ऐ सौदागर मेरे दिल के, ये क्या सौदा किया तूने, ये कैसी तेरी खुदगर्जी, सुनी ना दिल की कर्ज़ी, मेरे आंसू न देखे तू, तेरी मर्जी तेरी मर्जी, मैं तक तक हारी हारे, मैं तेरे उतों वारी वारे, मैं तक तक हारी हारे, मैं तेरे उतों वारी वारी, मैं सांसा हारी हारे, मैं रुल दिया मारे मारे, मैं सांसा हारी हारे, मैं रुल दी मारी मारी।